देयर इज अ कीवर्ड empathetic paradox. EMPATHIC. Empathetic paradox. PARADOX. Empathetic paradox. पता है इसका क्या मतलब होता है? You are so sensitive. You are so महान. You are so अच्छे for others. अपने लिए नल्ले. हम औरों के लिए सेंसिटिव हैं. उसको बुरा लग जाएगा. मुझे बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं. मतलब आपको अपना लॉस अपने लॉस जैसा फील नहीं होता है. इसको बोला जाता है एम्पैथेटिक पैराडॉक्स. कि आपके पास एम्पैथी तो है, आपके पास सहानुभूति तो है, सेंसिटिविटी तो है, लेकिन वो दूसरों के लिए ज्यादा है. दूसरों को बुरा ना लग जाए. देखो आपका नहीं है आज मार्केट जाके शॉपिंग करने का मूड नहीं है, आपकी तबीयत ही नहीं है, लेकिन कोई आपसे पूछने के लिए आ गया कि यार चलें. आप अपना मूड साइड करके दूसरे को बोलोगे हाँ चलो चलते हैं, क्योंकि आप उसको बुरा फील नहीं कराना चाहते. आपको बुरा लग रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आपका टाइम खराब हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. रिसेंटली किसी के साथ सेशन हुआ था मेरा. उन्होंने मेरे को एक स्टेटमेंट बोली कि मेरे किसी कजन सिस्टर की शादी थी. उसने बोला कि ना तू मेरी शादी के लिए रुक जाना, शॉपिंग कर लूंगी मैं, तू मेरी हेल्प कर देना. इस बंदी को अपने करियर का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था, अपनी किसी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करनी थी, इनको इनरोल कराना था अपने आप को किसी प्रोग्राम के लिए. इन्होंने अपने इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया क्योंकि कजिन सिस्टर ने ये बोल दिया तू मेरी शादी की शॉपिंग में हेल्प कर देना. व्हाट हैपेंड? इन्होंने कर दी होगी मदद, बाद में दैट कजन पूरी तरीके से इंटेंगल हो गई अपनी पर्सनल लाइफ में. इसको नहीं पूछा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तेरे सेटबैक कैसे हैं, तेरे चैलेंजेस क्या हैं. मतलब आपको दूसरे की 5% नीड 500% जैसी फील हो रही है, और अपनी 100% नीड जो आपकी है वो 1% जैसी फील हो रही है. यू आर नॉट अटैच टू योर सेल्फ, यू आर नॉट इन लव विद योर सेल्फ, यू आर नॉट हैप्पी विद योर ओन एग्जिस्टेंस. आर यू एबल टू रियलाइज दिस फैक्ट? पीछे अपने मुड़ के देखो, पीछे पूरी जिंदगी मुड़ के देखो. कब आपने खुद को प्रायोरिटी पे रखा? कब आपने इस पॉइंट को रखा कि मैं डिस्कम्फर्ट में हूं एंड आई डोंट डिजर्व टू बी इन दिस काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट? आप कभी बोले ही नहीं अपने लिए. आगे लिखिएगा. you became you became an expert. You became an expert in everyone else inner world. You became expert. आप एक्सपर्ट बन गए इन एवरीवन इनर वर्ल्ड, यानी हर एक इंसान के भीतर का जो इनर वर्ल्ड है ना, आप वहां पे एक्सपर्ट बन गए. वाइल वाइल रिमेनिंग अ स्ट्रेंजर, while remaining a stranger to your own, while remaining a stranger to your own. आप दूसरों के भीतर की दुनिया के एक्सपर्ट हो. मम्मी ऐसा फील करती है, मम्मी को इस बात पे गुस्सा आ जाएगा, पापा को इस बात पे गुस्सा आ जाएगा, बॉयफ्रेंड को ये बात पसंद नहीं आएगी, बहन को ये पसंद नहीं आएगी. आप दूसरों के भीतर की दुनिया के एक्सपर्ट हो, लेकिन आपकी भीतर की दुनिया में आप एक स्ट्रेंजर हो. आपको फर्क नहीं पड़ता आपको किससे बुरा लग रहा है. आपको बुरा लग भी रहा है तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है. आप अपने लिए अंधे हो. आप बचपन से ही ट्रेंड हो बाहर के लिए, बाह्य मुखी हो. आगे लिखिएगा.
एक वर्ड होता है शेडो, साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है शेडो, SHADOW। जैसे इंसान होता है ना, एक इंसान की परछाई होती है, शेडो एक वर्ड होता है। शेडो का मतलब होता है कि आपको एंगर आ रहा है, एंगर है, आप बाउंड्रीज बनाना चाहते हो, आप नो बोलना चाहते हो, आप अपने आप को पहले रखना चाहते हो, आप अपनी नीड्स को बताना चाहते हो, आप रिस्पेक्ट को कमांड करना चाहते हो। ये हमारी अंदरूनी चीजें होती हैं, लेकिन हम अपनी शेडो को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हमको कोई, हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है, हम किसी को नो नहीं बोल सकते, हम अपने आप को फर्स्ट नहीं रख सकते, हम अपनी नीड को लाउडली नहीं बता सकते, हमको कहीं पे रिकग्निशन चाहिए, हमको रेस्ट चाहिए, हमको रेसिप्रोकेशन चाहिए, हमको हमको ये चाहिए, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, और हमको लगता है हम ये डिजर्व भी नहीं करते। क्या आप इस बात को महसूस कर सकते हैं? ऐसे बोला जाता है कि आप अपनी शेडो को इंटीग्रेट करो। शेडो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? शेडो इंटीग्रेशन का मतलब है आप जायज गुस्सा लेकर आओ, आप बाउंड्रीज बनाओ, आप नो बोलो, आप अपनी नीड बताओ। हम अपनी नीड नहीं बताते हैं, सामने वाला हमसे दूर हो गया तो हम अपनी, जो जो चीज हमको भीतर ही भीतर खा रही है, हम वो भी बातें साफ सुथरे तरीके से नहीं रख पाते, डरते रहते हैं कि अगर ये बात मैंने बोल दी और सामने वाला नाराज हो गया तो उसको बुरा लग गया तो हम ज्यादा चिकनी, हम चिकनी चुपड़ी बातें कर करके बताएंगे सामने वाले को। ठीक है, यानी आपने अपनी शेडो को अबेंडन करके रखा है। अगर प्योर साइकोलॉजी की बात करूं, शेडो को अबेंडन करने का मतलब है कि जो एक हेल्दी इंसान को करना चाहिए, कि नो बोलना आना चाहिए, बाउंड्री बनानी आनी चाहिए, अपने आप को पहले रखना आना चाहिए, खुद को तवज्जो देना चाहिए, अपनी जरूरतों को कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं डिजर्व करती हूँ ये बोलना आना चाहिए। हम बोले ही नहीं। मैम पहली बार जो है वो मैंने बाउंड्री के बारे में मतलब पढ़ा तो था, लेकिन इसका लाइव एग्जांपल अपनी कैट के साथ देखा। मेरी कैट मतलब जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इतना कि मतलब उसकी बाउंड्री ऐसी है कि उसको परेशान करो ना, उसे पसंद नहीं आता है तो वो भी गुस्सा दिखाना शुरू कर देता है। आप अगर उसे रेस्ट लेना है और अगर बहुत केओस बना हुआ है, बहुत 4-5 लोग हैं, तो वो कोना ढूंढ लेगा एक, वहां पे कोने में जाके सो जाएगा। मतलब मैंने उसकी छोटी छोटी, और मतलब मैंने ये भी देखा है कि कभी आप उसको प्यार करो, उसे नहीं चाहिए तो वो आपके 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 ऊपर हाथ रख देता है, ऐसे आपके मुंह पे हाथ रख देगा, आपके ऊपर हाथ रख देगा। तो मैंने सीखा है कि क्योंकि मैं पीपल प्लीजिंग करती थी तो मैं भी उसकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, तो जब वो अब ऐसे कर देता है ना तो मैं पीछे हट जाती हूँ। तो ये तो मैंने कैट से मतलब चीजें देखी कि इनफैक्ट जानवरों में भी ये चीजें हैं, वो हाँ, भी बाउंड्री बिल्ड करते हैं। अरे शेर क्या करता है, पूरे एरिया में घूम के आता है, क्या रीइंफोर्स करता है, दिस इज माई टेरिटरी, इट डजंट बिलोंग टू यू। लीना जी अपने ही बेडरूम में अपनी टेरिटरी नहीं बना पा रहे, क्या होगा हमारा? ठीक है, अपने ही बेडरूम मुझे में डरे डरे। हर थोड़ी थोड़ी देर में आपका वॉल्यूम स्लो करना पड़ रहा है, हर थोड़ी थोड़ी देर में, कि कहीं कोई गुस्सा ना हो जाए, कहीं कोई गुस्सा ना हो जाए ये सुन के कि मैं क्या सुन रही हूँ। ओके, सो आगे लिखिएगा। मीनू जी बहुत ट्रेस पासिंग है, बहुत ज्यादा। लिखिएगा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैंने एक दिन लेटर मतलब कि रीड किया यहाँ पे, और मेरी मदर ने सुन लिया। उसके बाद फिर जब हमारा ये सेशन खत्म हो गया तो वो मेरे से 2-3 बार पूछती कि तुमने क्या बोला, एक कजन था। और मेरा मूड इतना खराब हो गया, मैंने कहा ये भी प्राइवेसी नहीं है मुझे मेरे घर में, कि मैं इतनी इतनी कॉन्फिडेंशियल चीजें कहीं पढ़ रही हूँ और आप उस चीज को भी इधर से कहीं से सुन लिया और मेरे से पूछ भी रहे हो कई बार। और मीनू जी मैं तो इतना खोल के बोलती हूँ कि मेरे मेरे ऊपर से तो सब, तो मैं तो अकेली पड़ जा रही हूँ। मम्मी को जिधर भी लेके जाती हूँ छोटे से, वो खुश नहीं होती है, उसको खुश करने में मैं पागल हो चुकी हूँ। अभी भी मैं मम्मी को लेके बाहर ही आई हूँ, होटल पे हूँ, बट शी इज नॉट हैप्पी। मेरे हस्बैंड और मैं उसको लेके बाहर आई हूँ, होटल पे हूँ, बट शी डोंट लाइक द प्लेस, डोंट लाइक द होटल एंड वो एवरीथिंग। ट्विंकल जी, वो गेम मत खेलो जहां हारना निश्चित है। एकदम ठीक है, एकदम जानती थी मैं
मैं जानती थी, मैं नहीं वो नहीं, नहीं इस एक्चुअली इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप क्या जानते हैं, बात से फर्क ये पड़ता है आपने जिया क्या है। आपने ये जिया है, आपने इस चीज को अपनी बहुत एनर्जी दी है, आपका ये पैटर्न बन गया है। तो आपको बहुत कॉन्शियसली छोटे छोटे बेबी स्टेप लेके इससे बाहर आना पड़ेगा। सिर्फ इस सिचुएशन के बारे में कंप्लेन करने से कोई हेल्प नहीं होगी। हम इस सिचुएशन को बहुत डिस्कस भी कर लेंगे कि हमारे साथ ऐसा होता है ऐसा होता है। अल्टीमेटली वाई वी आर डिस्कसिंग, ताकि हमारे अंदर ये रियलाइजेशन हो कि इससे हमको कितना डीप लेवल पर लॉस हो रहा है, ताकि उसको हम छोड़ पाए। मेरा ना किसी के साथ 3-4 दिन पहले 1-to-1 सेशन हुआ, तो उन्होंने सारी लाइफ है ना अपने आप को चूज ही नहीं किया। सारी लाइफ पहले अपने अपने पापा की सेवा करती रही। माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। पहले अपने फादर साहब की सेवा करती रही, उनके किडनी पेशेंट थे। फिर जो बड़ी बहन है उसका बच्चा हो गया, उसको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना था, वो अपने बच्चे को अपने मायके में छोड़ गई, मायके वालों ने इसको दे दिया। शी वॉज इन 13-14 ईयर ओल्ड। 14-15 साल की बच्ची अपनी बहन की बच्ची को पाल रही है, 2.5 महीने की थी वो। 14-15 साल की बच्ची अपने पापा की सेवा कर रही है। एंड शी बिलोंग टू सम डिफरेंट रिलीजियन। तो इनके यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कॉलेज का उतना कोई वैसे जोर होता नहीं है। तो व्हेन शी वॉज 21-22, उसके पास अपना खुद का कुछ नहीं है। उसकी बहन वो उस बेटी को लेके चली गई, जो वो बेटी 7-8 साल की हो गई, क्योंकि उसका बिजनेस सेट हो चुका था। और शी इज सो मच इनटू दैट चाइल्ड कि मैं कैसे रहूं इस बच्चे के बिना। फादर साहब उनके एक्सपायर हो चुके थे, भाई ने प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। शी इज लेफ्ट विद नथिंग। बड़ी बहन ये बोल रही है तू इसका रिश्ता करा दे, छोटी बहन ये बोल रही है तू इसका रिश्ता करा दे, भाई ये कह रहा है मैं ढूंढ दूंगा या तू ढूंढ दे, एंड नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ हर। मैम आगे की स्टोरी तो मैंने बताई नहीं। मेरा लेटर जो मैं रीड कर रही थी वो किसी ने मतलब सुन लिया। उसके बाद मैंने जो हंगामा किया, उसके बाद अब सेशन होता है और अगर पता चलता है कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो 200 मीटर दूर तक कोई नहीं आता। तो कभी कभी शायद कुछ लड़ाइयां लड़ना जरूरी भी है। बहुत रिबेलियस होगे तो सींग आएंगे, सांड के सींग होते हैं भाई, बिना सींग का कौन सा सांड हुआ। बट ठीक मैं है। रिवेलियस होके तो मैं अकेली हो जा रही हूँ, बिकॉज हस्बैंड के साथ रिवेलियस मैं सब खोल के बोलती हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करते। बट ऐसा ही चल रहा है। बॉयफ्रेंड के साथ रिवेलियस हो गई थी तो वो लोग भी मुझे छोड़ के भाग गए। तो इतना रिवेलियस होके मैं अकेली हो जा रही हूँ, और अकेलापन भी अच्छा नहीं लगता। अरे मेरी प्यारी ट्विंकल जी, जस्ट इमेजिन कुछ दिन पहले ही मैंने मेडिटेशन किया था, मैं लेटी हुई चिता पे और मैं जल रही हूँ और मैं अकेली थी। वो एक ऐसा रियलाइजेशन था कि मुझे ये समझ में आ गया मीनू अकेले पैदा हुए थे और अकेले मरना है। मैंने उस चिता में खुद को जलते हुए पाया। अगर कोई मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस देखता है, कोई मेरी डीपी देखता है, तो मेरी डीपी में आजकल मौत, चिता, मृत्यु ये बहुत रहता है। बिकॉज इट्स माई ऑल्सो जर्नी ना, मेरी भी ये जर्नी है हीलिंग की, मैं थोड़ा अपने आप को और अपग्रेड कर रही हूँ। ठीक है, बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरे भीतर कोई डर रहे, मुझे मैं खुल के जीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी डर के आगोश में मैं दोबारा से जाऊं। ठीक है। तो अब शायद हर इंसान को मौत का डर होता है, लेकिन अब मुझे मौत खूबसूरत लगती है। वो कितनी प्यारी है, वो मुक्ति दे देती है आपको। वरना जर्जर बूढ़े शरीर के साथ रहना, इतनी इमोशनल डेटा लेके सरवाइव करना, बढ़िया है ना। 100 साल में इंसान मर जा रहे हैं। सोचो लीना जी, आज अब 30 के, 35 के, 40 के हैं, सोचो 500 साल तक जीना हो। लाइफ इंटरेस्टिंग ना लगे? इट्स लाइक एक थिएटर में गए मूवी देखने के लिए। पहले तो पता है कि मूवी 3 घंटे की होती है, लेकिन सोचो पता ही ना मूवी कब खत्म होगी। पर मीनू जी एक ट्विस्ट है जो आप सिखा रहे हो, अगर वो सीख जाएंगे ना तो लग रहा है कि 500 साल तक बड़े मजे से जिएंगे। हाँ, लेकिन लीना जी, वो जो अभी लाइफ होगी ना, जो अगर ये सीख गए, शेडो को इंटीग्रेट कर गए, खुद से प्यार हो गया, लड़ने से, पता है आप लड़ भी क्यों नहीं पाते हो? अभी अंकिता जी, आप पता है क्यों लड़ पा रहे हो? आपको भीतर से अब कुछ डर नहीं है खोने का, क्योंकि आपको पता है आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। वो मैं कहती हूँ वो इंसान लग्जरियस, मतलब बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीता है, जिसको डर ही नहीं है भीतर से कि है ही नहीं मेरे पास कुछ खोने के लिए। अब तो मैं खुल के खेलूंगी। एक तो होता है ना कि कुछ खोने के लिए आए, भाई ऐसा कर दिया तो पता चल गया। सब अपनी अपनी कहानियों में बिजी हैं, तो इसलिए आप गुस्सा हो के लड़ भी पाते हो, बोल भी पाते हो। अदरवाइज हम नहीं कह पाते अपनी बहुत सारी चीजों को। और मीनू पता है जी क्या है? कुछ
कुछ दिन तो ऐसे बीते कि मैं पूरा गेम समझ गई हूँ, तो अब खेलने का क्या मतलब है, अब खेलना ही नहीं है मुझे। पर फिर ना पता नहीं फिर वापस कुछ हुआ 2-3 दिन बाद कि अरे अब तो खेलना सीख गई हूँ, अब तो अच्छे से खेल सकती हूँ। लिखिएगा, वो मैंने आपको एक एम्पैथी पैराडॉक्स लिखवाया ना, उसी का एक एक्सटेंशन है। मैंने बताया कि आपके पास सबके लिए एम्पैथी है, अपने पास एम्पैथी नहीं है। उसका ये भी मतलब है कि यू हैव unconscious resentment. You have unconscious resentment against your own compassion. यानी आपके भीतर जो कंपैशन है ना, वो सिर्फ दूसरों के लिए है, अपने लिए आपको कोई कंपैशन नहीं है अपने भीतर। आप खुद को फोर्स करते रहते हो कि मैं थोड़ा और एडजस्ट कर लूं, आप खुद को फोर्स करते रहते हो कि मैं थोड़ा और इनको प्यार कर लूं, शायद मेरा प्यार देख के ये बदल जाए, शायद मेरा प्यार देख के इनको ये महसूस हो जाए कि मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ, और फिर इनको जो टूट के मेरे से प्यार होगा मैं लिखित में दे सकती हूँ। ऐसा तो प्यार हो ही नहीं सकता। वी लिव अंडर दिस इंप्रेशन। ठीक है, वो टूट के मोहब्बत करे या ना करे, हमारी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी है। ठीक है। हाँ, अब लिखिएगा आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। ये सब मैंने आपके चाइल्डहुड का लिखवाया। अब जो आप प्रेजेंट में फील कर रहे हो वो लिखवा रही हूँ। देयर इज रेज, RAGE, देयर इज, देयर इज रेज, रेज का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, नेक्स्ट लेवल का गुस्सा। देयर इज रेज, देयर इज एग्जॉशन, थकान है यार बहुत ज्यादा, अब थक गए हम। देयर इज रेज, देयर इज एग्जॉशन, देयर इज अ पार्ट ऑफ यू, देयर इज अ पार्ट ऑफ यू who want to stop caring. There is a part of you who wants to stop caring, to walk away and to choose yourself. इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि भाई जब आपके अंदर आज बहुत गुस्सा है, आप थक गए हो, अब आप किसी की चिंता नहीं करना चाहते, अब आप किसी के लिए कोई एफर्ट नहीं करना चाहते, अब बस आप खुद को चूज करना चाहते हो। इसको साइकोलॉजी में बोला जाता है कंपनसेशन प्रिंसिपल, कंपनसेशन प्रिंसिपल एट वर्क। कि अब आप कंपनसेट करना चाहते हो कि यार बहुत नुकसान हो गया मेरा। मान लीजिए आपके बैंक में ना आज के दिन 5 करोड़ है, मान लीजिए आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज के दिन कितने हैं, 5 करोड़ है, बैंक डूब गया, आपके 5 करोड़ डूब गए। तो जो भारत सरकार है ना, वो एक फंड बना के रखती है कि आपका बैंक में चाहे जितना भी पैसा हो, अगर वो डूब गया है ना, तो कुछ अमाउंट हम आपकी सिक्योर आपको वापस दे देंगे। आज प्रेजेंट में वो 5 लाख है कि आपका चाहे पैसा 10 करोड़ डूबा हो चाहे 20 करोड़ डूबा हो, लेकिन भारत सरकार आपको 5 लाख रुपए ही देगी एज अ कंपनसेशन। ठीक है। अब एक्चुअली हमारे जिंदगी के चाहे 10 साल गए हो चाहे 20 साल गए हो, बट अब ना हम कंपनसेशन चाह रहे हैं अपने आप से कि ठीक है जो नुकसान हो गया वो हो गया, बट नाउ आई वांट टू चूज माई सेल्फ, आई वांट टू वॉक अवे। मुझे नहीं इनकी पॉलिटिक्स में जाना है, नहीं मुझे खुश करना है। अगर अभी भी आप अपने कंप्लेन मोड में घुसे हुए हो तो मतलब आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है। आगे एक बहुत खूबसूरत लाइन आएगी जो आपको समझाएगी, अगर वो लाइन आ पाई तो। 15 पेज की पीडीएफ है। ठीक है। पता नहीं मैंने इतना कंटेंट क्यों इकट्ठा कर लिया, एक हफ्ता लगी ही रही मैं, कोई बात नहीं, आएगा काम आएगा। कंपनसेशन प्रिंसिपल एट वर्क है, आगे लिखिएगा। दिस इज अ वेरी साइकोलॉजिकल लाइन।
द साइकी इज ट्राइंग, साइकी PSYCHE, PSYCHE, द साइकी is trying to balance, the psyche is trying to balance the one-sided development, the one-sided development by pushing the rejected qualities, by pushing the rejected qualities into consciousness, into consciousness. लाइन दोबारा से रिपीट करती हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगी. द साइकी इज ट्राइंग टू बैलेंस द वन साइडेड डेवलपमेंट बाय पुशिंग द रिजेक्टेड क्वालिटीज इनटू कॉन्शियसनेस. यानी जो आपकी चेतना है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, उसमें अब कुछ चीजें घुस रही हैं. कौन सी चीजें घुस रही हैं? रिजेक्टेड क्वालिटीज. वो क्वालिटीज जो आपने अपनी ही रिजेक्ट कर दी. क्यों रिजेक्ट कर दी? क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी वन साइडेड डेवलपमेंट में रही है. वन साइड डेवलपमेंट रहा है कि दूसरों के लिए अवेलेबल, दूसरों के लिए केयर, दूसरों के लिए एम्पैथी, दूसरों के लिए एफर्ट. लेकिन अब जो आपकी साइकी है, जो आपके अंदर का इंसान है, जो एग्जॉस्ट हो गया है, जिसको गुस्सा आ गया है, जो कर करके थक गया है, अब वो जो इंसान है ना, वो बैलेंस कर रहा है चीजों को. आपको अंदर से गुस्सा फील हो रहा है, आप नाटक नहीं कर रहे गुस्सा फील करने का, आप अंदर से थक गए हो, आप रुकना चाहते हो, ये आपकी नेचुरल फीलिंग है. तो अब जो आपकी साइकी, जो आपके भीतर का दिमाग, आपके भीतर का इंसान है, वो क्या कर रहा है? जो आपकी रिजेक्टेड क्वालिटीज हैं, यानी आप नो नहीं बोलना सीख पाए, आप खुद को कॉन्फिडेंटली कैरी नहीं कर पाए, खुद को प्यार नहीं कर पाए, अब वो चीजें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ रही हैं कि मुझे करना है ये. आपको क्रेविंग हो रही है उन चीजों की. नाउ तो आपके जो भीतर का इंसान है वो इस वाली स्टेज में है. अब आगे लिखिएगा. वेरी साइकोलॉजिकल लाइन. इंटीग्रेशन ऑफ शेडो, इंटीग्रेशन ऑफ शेडो is not about becoming selfish. Integration of shadow is not about becoming selfish. It is about reclaiming the right. It is about reclaiming the right, reclaim करना right को, to exist as a complete human being, to exist as a complete human being. इस human being के नीचे 3-4 अंडरलाइन लगाओ. Because right now you are not human being. Right now your daughter, your mother, your wife, your son, your son-in-law, mother-in-law, daughter-in-law, whatever you are, but you are not human being right now. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ना कहना आता है. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अपनी बातें रखनी आती हैं, अपनी जरूरतें रखनी आती हैं, खुद का ख्याल रखना आता है, एक हेल्दी अमाउंट में सेल्फिश होना आता है. तो राइट नाउ यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग. हम सिर्फ रोल जिए हैं. आगे लिखिएगा. आपको एक अफर्मेशन लिखनी है अपने लिए, शायद ये आपको इंसान बना पाए. माई नीड्स, ये अफर्मेशन है. माई नीड्स फील सेल्फिश. माई नीड्स फील सेल्फिश बट दे आर नॉट रॉन्ग. मेरी जरूरतें मुझे सेल्फिश लगती हैं क्योंकि मैं तो बहुत खराब इंसान हूं ना अपने लिए. मैं औरों के लिए अच्छी हूँ. आप ये रियलिटी स्वीकार कर लो, आप सिर्फ औरों के लिए अच्छे हो. आप अपने लिए जितने घटिया इंसान हो सकते हो उतने घटिया इंसान हो आप अपने लिए. थोड़ा कड़वा है लेकिन रियलिटी है ये कि आप अपने लिए अच्छे इंसान नहीं हो. बिकॉज यू नेवर चूज योर सेल्फ.
मैम मुझे लगता है ये प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जो इंसान दुनिया में जितना अच्छा माना जाता है वो अपने लिए उतना ही बुरा है। क्योंकि मेरी मदर का भी है, वो मुझसे कहती हैं कि तुम्हें देखो कोई अच्छा नहीं बोलता, क्योंकि मैं अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करती हूँ। मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती तो मैं बोल देती हूँ, चाहे वो रिलेटिव्स भी क्यों ना हो। तो वो कहती है कि तुम्हें देखो तुम्हें सबसे प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं बोलता। और मेरा देख, मतलब हमारी कभी आर्ग्यूमेंट हो गई तो देखो मुझे तो, मतलब मैं कह दूं कि मुझे आपकी चीज पसंद नहीं आई तो वो बोलती है कि बस तुम्हें ही पसंद नहीं आती है, बाकी तो सब जो सोसाइटी हमारी जान पहचान में सब तो मुझे कितना अच्छा बोलते हैं। मतलब कहने का सेंस ये उनका बनता है। एक्चुअली पता है अंकिता, इस जर्नी में थोड़ा टाइम बिता लिया ना आपने, माइक ऑफ कीजिएगा अपना। इस जर्नी में टाइम बिता लिया, थोड़ा प्यार मोहब्बत हो गया, अपने लिए थोड़े अच्छे इंसान बन गए। आपके घर वाले बात करेंगे ना किसी रिश्तेदार की, पड़ोसी की, आप ये बोलोगे अच्छा वो भी है क्या? आपके लिए वो एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे। आपका जो स्पेस है ना, मेंटल स्पेस है, उसमें सिर्फ या तो आप हैं या आपकी सेलेक्टेड चीजें हैं। मेरे रिश्तेदार आते हैं मेरे घर में, नीचे आके मिल के मेरे घर वालों से चले जाते हैं, पूछते हैं मीनू का है, और मेरे घर वालों ने ये बोलना शुरू कर दिया वो तो दिल्ली है, क्योंकि उनको पता है मैं बुलाने पे भी नीचे नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना है नहीं। करूंगी क्या मैं, जबरदस्ती हाय हेलो बोल दूंगी, इसके अलावा मैं क्या करूंगी? मेरा कोई मैच ही नहीं है उनके साथ, क्या बात करूं मैं उनके साथ? तो मैम मुझे पता क्या होता है, मुझे नॉन सेंसिकल बातें करनी पड़ती है, लोगों के बारे में बातें करनी पड़ती है जो मुझे पता है मेरा कोर नेचर नहीं, क्योंकि मुझे उस फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ता है उनके साथ अगर एक्चुअली बात। पता है, नहीं, ये आप गलती कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ। पता है मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, बहुत अच्छी। देयर इज अ वर्ड, एक होता है फेमिनाइन वर्ड, एक होता है मेस्कुलिन वर्ड। फेमिनाइन वर्ड को साथ है ना बीइंग के साथ जोड़ा जाता है, बीइंग। बीइंग का मतलब होना, कि मैं सिर्फ हूं, तुम करो जो एफर्ट करने हैं, मैं बस हूं। आई एम अगेन रिपीटिंग इट। फेमिनाइन एक वर्ड है, फेमिनाइन, बीइंग फेमिन, कि मैं बीइंग एक फीमेल हूं मैं। तो बीइंग फेमिनाइन, जो ये वर्ड है ना बीइंग, बीइंग का मतलब होना होता है, बीइंग का मतलब होना होता है। और एक मेस्कुलिन है ना, मेस्कुलिन, मेस्कुलिन वर्ड को एक्शन के साथ जोड़ के देखा जाता है, कि जो मेल है वो एक्शन करेगा, फीमेल का तो प्रेजेंट होना ही बड़ी बात है। मतलब वो इतनी क्वीन वाली एनर्जी में है। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं ना, पार्टनरशिप की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, हस्बैंड वाइफ की बात करूं, तो जो बैलेंस है, जो नेचर ने बैलेंस बनाया है, कि फीमेल तो ऐसे क्वीन वाली एनर्जी में बैठती है कि मैं हूं बस उतना ठीक है, नाउ यू डू द एक्शन, तुम करो जो एक्शन करने है। हम ये पर बहुत अच्छी मीनू जी, चीज शिव है। और शक्ति में तो शिव को दिखाते हैं कि वो चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं और शक्ति अपना काम करती है। नहीं, नहीं, शिवा इज द प्रोटेक्टर, वो स्टेबल, वो ग्राउंडेड एनर्जी। आपने देखा है शिव भगवान को क्यों पानी भर के लेके आ रहे हैं, वो घर के काम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? वो जो इमेज उनकी दिखाई जाती है ना शिवा की, कि आपने बहुत बड़े शिवा देखे होंगे, और जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं उनको हक कर रही है, या कहीं ना कहीं बैठी है कोमलता से, या वो उनको फूल लगाते हुए दिख रहे हैं, जो विजुअल प्रेजेंटेशन है, कहीं ना कहीं ये फीमेल के अंदर एक क्वीन वाली एनर्जी डेवलप करना चाहते हैं, कि आप सिर्फ हो, वो सफिशियंट है, कि आप बीइंग में हो, दैट यू आर पोलाइटली प्रेजेंट देयर, व्हाई यू आर मेकिंग एफर्ट, व्हाई यू आर चेजिंग इट। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे कोई पार्टनरशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन नहीं सिखाना चाहती, मैंने एक रेफरेंस पॉइंट दिया है। वो कॉन्सेप्ट अपने आप में एक सेमिनार डिजर्व करता है, 3 घंटे का या 4 घंटे का, वो उसमें नहीं जा रही। मैं आपको एक वर्ड सिखाना चाहती हूँ, बीइंग। आप बीइंग में रहो ना, आप बीइंग में रहो, व्हाई यू आर कंफर्टिंग देम? इफ यू डोंट वांट टू टेक देन कीप क्वाइट ना। लेकिन आपको अपनी चुप्पी में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आप इतना ट्रेंड हो गए हो दूसरों के लिए एफर्ट करना, सो दैट दे फील कंफर्टेबल, कि अगर मैंने इनके साथ ये 4 चोंचली बातें नहीं करी तो इनको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, तो चलो मैं 4 बकवास बातें कर लेती हूँ, मेरे को गंदा फील हो रहा है तो होता रहे, बट इट इज माई ड्यूटी टू कंफर्ट देम। मुझे अपने रिजाइन, बारे में सेट लगता है कि मैं किस रिजाइन, लेवल पे बात तो कर रही हूँ। रिजाइन, रिजाइन फ्रॉम दिस अनपेड ड्यूटी ना, रिजाइन फ्रॉम दिस अनपेड सर्विस। मैम आप चुप होके बैठिए, डिस्कम्फर्ट हो रहा है सामने वाले को होने दो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे आते हैं 1-2 कजन ब्रदर है मेरे, और मेरी उनके साथ ठीक ठाक बनती है, दे मेक गुड एफर्ट ऑल्सो, कि तेरे लिए ये कर दें वो कर दें। लेकिन मैं जब उनके साथ जाके बैठती हूँ तो मैं बीइंग में रहती हूँ। हाँ मैं बैठ गई, बोले कि कैसे, हाँ भाई ठीक है, अपने बारे में 2 बात बता देंगे तो ठीक है, वरना बात नहीं हो रही तो नहीं हो रही, मेरी ड्यूटी है बात करना, नहीं हो रही तो नहीं हो रही बात, मैं क्या करूँ इसमें?
मतलब कि मेरी जॉब है क्या, मैं कहीं से बातें, मतलब मैं एक बोरी लेके घूम रही हूँ, इसमें बातें हैं, अब कोई आएगा तो मुझे 4 बातें निकालनी, सामने रखनी है, फिर करनी है। कोई नहीं आ रही है मेरे पास पहले ऐसे बातें। चुप्पी से ऐसा लगता था, डर लगता था कि कहीं ये नाराज हो गए क्या, ये बोल नहीं रहे, मतलब ये नाराज हो गए क्या, हमें बोलते रहना है, मतलब वो साइलेंस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो यही तो मैंने आज सुबह, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो अपने, मैंने सुबह क्या बोला था, साइलेंस इज सेफ। मैंने आज मॉर्निंग में अफर्मेशन शेयर करी है व्हाट्सएप ग्रुप में। सही राम जी कह रहे हैं लेटर बड़ा है, वो हो नहीं पाएगा। एक बार बताओ राम जी, जो लेटर मैं कंपोज करके लेके आई हूँ ना, वो तो मैंने लिखवाना शुरू भी नहीं किया है। मैं तो अभी डेटा दे रही हूँ लोगों को। जो मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए एक लेटर कंपोज करके रखा, जो एक दूसरी पीडीएफ में है, वो तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। Can we just have a session without question answer, please, मीनू जी? थोड़ा concentrate करना है। चलिए ठीक Thank है, you. आगे लिखिए। मतलब ये बात अपने जहन में लाइए, इट्स नॉट योर ड्यूटी टू कंफर्ट अदर। आपको चैटर बॉक्स नहीं बनना है। आगे चलिए। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट, जो अब मैंने बोला ना, अभी हम अपनी प्रेजेंट लाइफ के बारे में सीख रहे हैं या जान रहे हैं कि प्रेजेंट में हम क्या फील कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में हम फील कर रहे हैं इंडिविजुएशन इम्पेरेटिव। इंडिविजुएशन इम्पेरेटिव, हम इसको जी रहे हैं। पता है क्या जी रहे हैं? द मोमेंट, the moment when the psyche demand, psyche, psyche, the moment when the psyche demand that you become who you actually are, you become who you actually are, not who you learn, not who you learn to be for survival। यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो आज हम अपने भीतर फील कर रहे हैं इंडिविजुएशन इम्पेरेटिव, कि वो मोमेंट व्हेन यू रियलाइज, आपकी जो साइकी है वो डिमांड करने लग जाती है, आपके भीतर का इंसान डिमांड करने लग जाता है कि आई वॉन्ट टू बिकम द पर्सन जो मैं एक्चुअली हूँ, नॉट कि जो मैंने सीखा है। इसलिए आपको घुटन रहती है। जिन लोगों को अपने अंदर घुटन रहती है, बेचैनी रहती है, एंजाइटी रहती है, वो क्यों रहती है? क्योंकि आपके दिल दिमाग में लड़ाई चलती रहती है। आप जो हो वास्तविकता में आप वो बनना चाहते हो, लेकिन आपने पूरी जिंदगी बनना कुछ और सीखा है। तो लड़ाई है जो बनना चाहते हो और जो बन चुके हो। इसीलिए भीतर बेचैनी एंजाइटी रहती है कि मेरे को पता है लेकिन फिर भी मैं ऐसे बिहेव करती हूँ। मुझे पता है मैं खुद को प्यार करना है, बट स्टिल मैं पीपल अपीजर बन जाती हूँ, पीपल प्लीजर बन जाती हूँ। मैं नो नहीं बोल पाती, बाउंड्री नहीं ड्रॉ कर पाती, मैं खुद के भीतर सुकून नहीं ढूंढ पाती, अकेले में बेचैनी महसूस होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब आपके पास, आपके अंदर का जो इंसान है, वो आपको बार बार ये बोल रहा है कि जो आप ट्रूली इंसान हो वो बनो आप। ठीक है, आगे लिखिए। इट इज इट इज साइकी इज रिबेलियन। साइकी, PSYCHE, साइकी, साइकी का मतलब आपके अंदर का जो इंसान है। इट इज अ साइकी इज रिबेलियन अगेंस्ट अगेंस्ट कंटिन्यूड सेल्फ अबेंडनमेंट, कंटिन्यूड सेल्फ अबेंडनमेंट। यानी आपके भीतर का इंसान विद्रोह कर रहा है कि आप बार बार अपने आप को अबेंडन क्यों कर रहे हो। सेल्फ अबेंडनमेंट, आप जितनी बार अपने आप को पीछे रखकर दूसरों के लिए कुछ करते हो, आपके आपको अपने भीतर एक अलग सा खालीपन और हीन भावना, एक गिल्ट आपके मन में आ जाता है दैट व्हाई यू आर अबेंडनिंग योरसेल्फ। तो आपके भीतर रिबेलियन चल रहा है। ये आज आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन है। आगे लिखिए।
when you start integrating your shadow, when you start integrating your shadow, यानी जब आप अपनी शेडो को इंटीग्रेट करना शुरू करोगे, देयर विल बी डिफरेंशिएशन एंजाइटी। डिफरेंशिएशन स्पेलिंग बोल रही हूं मैं, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन एंजाइटी। जब आप खुद को इंटीग्रेट करना चालू करोगे ना, कि आप नो बोलना सीख रहे हो, प्यार करना सीख रहे हो, अपनी नीड को पहले रख रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो आपके अंदर एक एंजाइटी आएगी कि मैं कैसे चूज करूं अपने आप को। एंजाइटी आएगी। पता है क्या एंजाइटी, डिफरेंशिएशन एंजाइटी का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन एंजाइटी का मतलब होता है द फियर, राइट इट, द फियर दैट हेल्दी बाउंड्रीज विल एंड रिलेशनशिप। कि अगर मैंने हेल्दी बाउंड्री लगाई तो मेरे बहुत सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एंड यू फील, आप क्या फील करते हो? यू फील कलेक्टिव रेजिस्टेंस फ्रॉम पीपल अराउंड यू, कलेक्टिव रेजिस्टेंस फ्रॉम पीपल अराउंड यू। जो आप आसपास के लोग हैं ना, वो रेजिस्ट करने लगेंगे, विरोध करने लगेंगे कि तुम तो बदल गई, तुम तो ऐसी नहीं थी, कि तुम क्या कर रही हो। उनको तुम्हारा बिहेवियर बहुत अलग लगने लगेगा, बिकॉज तुम अंदर से इंसान बदल रहे हो। तो जब बदलोगे ना तो एंजाइटी होगी, जब बदलोगे तो आसपास के लोग ऑफेंड होंगे, नॉर्मल है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, इट इज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट प्रोसेस। आज तक वो किसी और लेवल पर आपके साथ जुड़े हुए थे, बट नाउ व्हेन यू आर लेवलिंग अप, तो उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो एक कलेक्टिव रेजिस्टेंस, एक गुस्सा, एक नाराजगी, एक चुप्पी, जिससे आपको बहुत डर लगता है। आपको साइलेंस का मतलब डेंजर लगता है। दैट्स व्हाई दिस अफर्मेशन, द साइलेंस इज सेफ, इट्स ओके, साइलेंस इज सेफ। कोई नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये बार बार खुद को बोलना, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना, ये आपका बहुत तड़का भड़का रहा है। दिस इज द अफर्मेशन यू कैन डू। यहाँ पे एक हाथ सो दैट यू फील प्रोटेक्टेड, यहाँ पे एक हाथ, साइलेंस इज सेफ, इट्स ओके, it's okay being your authentic self, it's okay to ask for the things which you really need, it's not okay to abandon yourself, it's not okay to comfort other people। ऐसे अपने आप को होल्ड करके, that it's beautiful being your authentic self, there should not be any kind of fear, I am always with yourself, silence is okay, like comforting yourself। ये आपके नर्वस सिस्टम ना हमेशा बहुत डरा हुआ रहा है। एंड व्हेन यू आर होल्डिंग योरसेल्फ, जब आप खुद को ऐसे होल्ड कर रहे हो ना, तो अपने अंदर वाले उस 5 साल 10 साल 15 साल वाले इंसान को फील करो, क्योंकि वो बहुत एंशियस रहा है, बहुत डरा हुआ रहा है। आपको बस इसे सेफ फील कराना है, ये आराम आराम से खुद एडजस्ट कर जाएगा, ये आराम आराम से सब सीख जाएगा भीतर वाला इंसान। इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा, आप कितना भी ज्ञान ले लो, उस ज्ञान को बोलो साधारण भाषा में, खुद को फील कराओ that you are safe, silence is safe, if it's not necessary to always talk, silence is good, silence is beautiful। आप खुद को बार बार बोलना, ये फील कराना, बार बार अपने साथ ऐसे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बिताना। ये आप जब तक ये फील नहीं कराओगे ना अपने आप को, आप दुनिया भर का ज्ञान ले लो, आप कितने भी सेशन सेमिनार क्लासेस ले लो, हेल्प नहीं करेगा। एंड इवन
मैंने मॉर्निंग में अफर्मेशन शेयर किया आप लोगों के साथ, बार बार इस अफर्मेशन को एक बार बोलकर देखो कि आप है ना प्यार से विड्रॉ नहीं कर रहे कि मम्मी पापा प्यार कर रहे थे, पार्टनर प्यार कर रहे थे, आप एक ऐसे पैटर्न से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हो जो पैटर्न आपको एंग्शियस छोड़ रहा है, जो पैटर्न आपको ओवर थिंकिंग कराने पे मजबूर कर देता है, जो आपको कोई कंसिस्टेंसी नहीं दे रहा है, आप ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो। तो जब आप लोगों से पीछे हटते हो ना, आपको लगता है कि अरे जो थोड़ा बहुत प्यार दे रही थी तो प्यार भी नहीं देंगे, तो अपने आप को ऐसे एक बार करके बोलना दैट आई एम नॉट विड्रॉइंग फ्रॉम लव, आई एम ओनली विड्रॉइंग फ्रॉम कंफ्यूजन। मैं तो सिर्फ कंफ्यूजन से अपने आप को विड्रॉ कर रही हूँ कि मैं ऐसे बिहेवियर में किसी भी इंसान के साथ एंगेज नहीं होंगी जो मेरे को कंफ्यूज छोड़ रहा है। I'm not withdrawing from love. I'm only withdrawing from a toxic pattern. And my nervous system will take time to learn it. It's okay if it is taking time. It's okay. कि बार बार खुद को होल्ड करके बोलना It's okay, it will take time. My nervous system is rewiring. My nervous system is relearning the things. बार बार खुद को होल्ड करने को बोलना I choose relationship where love is expressed. I choose relationship where love is expressed. Commitment is visible. The communication is mutual. बार बार बोलो I choose relationship where communication is mutual. जहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं. It's not my duty to comfort other people. आपको सिर्फ अपने नर्वस सिस्टम को सेफ फील कराना है. आप खुद सीख जाओगे 4 बातें, लेकिन आप सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते गए, लेकिन आपने अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स ही नहीं किया. इट विल नॉट वर्क फॉर यू. तो जो भी आप अपने आप को सिखाना चाहते हो ना, शांति से बैठो, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी आपको अफर्मेशन ध्यान में आ रही है, छोटी से छोटी अफर्मेशन भी, तो हाँ अफर्मेशन रिपीट करूं यार, वो फ्लो में निकलती है मेरे से, मुझे अपनी अफर्मेशन याद नहीं रहती. ठीक है, आप समझ जाओ, आगे और डिस्कस करेंगे, आगे एक आध और आएगी. तो आपको समझ में आया? आपको डिफरेंशिएशन एंजाइटी फील हो रही है कि लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, आई कांट बी द वे आई एम, मैं नहीं बन सकती. लेकिन आप बन जाओगे अगर इस नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना सीख गए ना, छोटी छोटी बातें सिखा के. जैसे 5 साल के बच्चे को हग कर रहे हो, ऐसे करते तो हग वाली फीलिंग आती है, ऐसे करते तो हग वाली फीलिंग आती है. और क्योंकि हम यहीं से सोचते समझते तो अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर रहे हैं. अब हमारा पूरा पर्पस क्या है हीलिंग का? हीलिंग का पूरा पर्पस ये है नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना, इसको सेफ महसूस कराना. इसने अगर सेफ महसूस कर ली, सब सीख जाएगा. कई बार हम नॉलेज तो इतनी गेन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एंजाइटी बनी रहती है. कंप्यूटर गर्म हो गया, प्रोसेसिंग होगी ही नहीं. कंप्यूटर को ठंडा करो. फोन कई बार गर्म हो जाता है तो वीडियो कॉल बंद हो जाती है. ठीक है, इसलिए आगे लिखिए. अभी ये फ्यूचर बता रही हूँ मैं आपका. ये हमने करंट बताया था, अब थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है कि आपको क्या चाहिए. अगर आप हीलिंग जर्नी में आ रहे हो, आप अपने आप को टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकाल रहे हो, आप जो हो वो बनना सीख रहे हो, तो आपको चाहिए डेवलपमेंटल करेज. द राइट वर्ड इज डेवलपमेंटल करेज. बहुत बढ़िया लाइन आने वाली है, मजा आएगा. डेवलपमेंटल करेज का मतलब होता है द विलिंगनेस, डेवलपमेंटल करेज का मतलब होता है द विलिंगनेस टू डिसअपॉइंट पीपल. द विलिंगनेस टू डिसअपॉइंट पीपल who preferred you to be diminished, who preferred you to be diminished. DIMINISHED. यानी आपके भीतर जब ये करेज आएगा ना, डेवलपमेंटल करेज, आपके अंदर एक ऐसा साहस आ गया कि अब आप उन लोगों को डिसअपॉइंट कराना चाहते हो जो क्या प्रेफर कर रहे हो कि आप डिमिनिश, आप छोटे बने रहो, आप अपनी नीड मत बताओ,
आप अपनी चाहते मत बताओ, आप अपने अधिकार मत मांगो, आप अपनी बात मत सामने रखो, आप सिर्फ दूसरे लोगों को सर्व करो, आप दूसरों के डिप्रेशन को, एंजाइटी के लिए एक सिर्फ क्यूशन बन जाओ, एक तकिया बन जाओ कि आप सबको सपोर्ट कर रहे हैं, सबकी कमर के पीछे का तकिया हो आप कुछ ना मांगो। अब आप ऐसे लोगों को विलिंगली डिसअपॉइंट करना चाहोगे कि ले भाई तू डिसअपॉइंट हो, तू निकल एक बार। मीनू क्योंकि जी, सबसे डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि जो हमारे सबसे करीबी लोग हैं, जो सबसे प्यारे लोग हैं, जो हमारे लिए कुछ करते भी हैं, आज की तारीख में पता है ऐसा लग रहा है कि वही हमें डिमिनिश कर रहे हैं, और वो भी अनकॉन्शियसली। उनको नहीं पता वो हमें डिमिनिश कर रहे हैं। अब सड़क पे जाता हुआ इंसान कैसे डायमिनिश करके जाएगा ना लीना जी, हमको हमारे आसपास के लोग ही करते हैं और हमारे प्यारे लोग ही ज्यादा करते हैं। लेकिन पता है क्या है, जिस दिन ये प्यारा लगेगा ना, उस दिन कंपटीशन होगा कि वो भी प्यारे और हम भी प्यारे हैं। ये प्यारा ही तो नहीं लग रहा, वो जो शुरू में मैंने फील कराया आपको कि आप अपने लिए घटिया इंसान है। जिस दिन ये प्यारा लगेगा ना, जिस दिन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहोगे, जिस दिन खुद से मोहब्बत होगी, आत्म प्रेम। मैं तो चाहती हूँ कि किसी पोस्टर वोस्टर पे लिखवा के दीवार पे लगा लो, आत्म प्रेम, आते जाते वही दिखे। टैटू वैटू कराना तो वो करा लो, आत्म प्रेम। दिन में 20 25 30 बार बोलना शुरू कर दो। मैं तो अभी चाहती हूँ एक्सपेरिमेंट करके देखो, चलो करते हैं। आंखें बंद करो और गहरी सांस लो और बार बार इस वर्ड को रिपीट करो, आत्म प्रेम। बार बार गहरी सांस, बिल्कुल शांत मन, और इस वर्ड को महसूस करो पूरे शरीर में। बोलो, अपने भीतर गूंजना चाहिए ये शब्द आपके भीतर। पैरों के अंगूठों में, तलवों में, आपकी पिंडलियों में, घुटनों में, आपकी थाइज में, जांघों में। बार बार आत्म प्रेम, आत्म प्रेम। उस आत्म को भी महसूस करो। आत्म मतलब मैं, प्रेम मतलब प्रेम, मेरे लिए, मेरे भीतर प्रेम, मुझे खुद से प्यार, आत्म प्रेम। नाभि में बार बार बोलिए, छाती में, कंधों में, पूरी रीढ़ की हड्डी में, पूरी बैकबोन में, आत्म प्रेम। गर्दन में, माथे में, पूरे शरीर में प्रेम दौड़ रहा है, आत्म प्रेम। आप प्रेम से भरे हुए हो। फील दीज वर्ड्स। अपने अंदर वाले बच्चे को महसूस करो जो 5 साल का था। 5 साल की लीना, 5 साल की अंकिता, 6 साल की विद्या, वो जो बच्चा है उसके भीतर अब प्रेम महसूस करो। आप उसको भी प्रेम दे रहे हो, अपना आत्म प्रेम, बहुत सारा प्यार दे रहे हो। हग योर सेल्फ। जस्ट रिपीट द सिंगल वर्ड, आत्म प्रेम। जस्ट विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, फील करो। और आत्म प्रेम के रूप में एक छोटी सी टोकरी दे रहे हो आप उस बच्चे को। इमेजिन करो, छोटे से बच्चे को आपने हक किया है और उसको एक टोकरी दे रहे हो जो बहुत सजी हुई है, खूबसूरत सी टोकरी जिसमें नो बोलना लिखा हुआ है। एक एनर्जी है जो उसको नो बोलना सिखाएगी, बाउंड्रीज ड्रॉ करना सिखाएगी। साइलेंस इज ब्यूटिफुल, साइलेंस इज सेफ, ये कहना सिखाएगी। you're gifting yourself that energy, आत्म प्रेम। फील दिस वर्ड। इस शब्द की पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करें, आत्म प्रेम। आपके मन में गूंजना चाहिए। गहराई से आत्म प्रेम, अपने भीतर के बच्चे को प्यार देते हुए। that it's not your duty to comfort people, to make them happy. It's not your duty to
मेक देम फील फुलफिल्ड, उनको संतुष्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। पता है आप लोगों का क्या नाम है? आप ध्यान से बाहर आ सकते हो। पता है आप लोगों का असली नाम क्या है? वुंडेड हीलर्स। ऐसे हीलर जो खुद वुंडेड है। आप हीलर तो हो, आप हीलर हो। आप अपने आसपास के लोगों को प्यार देते हो, उनकी तकलीफों को अपनी तकलीफ बना लेते हो, सलाह भी देते हो, आगे पीछे भी घूमते हो। आप हीलर तो हो, लेकिन आप खुद में वुंडेड हो, आप खुद में घायल हो। ठीक है, तो वो आपको वुंडेडनेस यहाँ से हटानी है। आगे लिखिएगा। फ्यूचर में क्या डेवलप करना है आपको अपने अंदर? सैक्रेड सेल्फिशनेस। सैक्रेड, SACRED, सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब पवित्र। सेल्फिशनेस, कि ये जो पवित्रता है ना, ये मैं अपनी सेल्फिशनेस के, अपने स्वार्थ के साथ जोड़ रही हूँ। मुझे गलत लग रहा है कि मैं सेल्फिश हूँ, बट मेरी जो चाहते हैं, मेरी जरूरतें हैं, वो गलत नहीं है। एक रिश्ते में रहते हुए मैं बहुत अपनी एनर्जी दे रही हूँ। बीइंग इन, हम आप और मेरे जैसे लोग किसी रिश्ते में सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होते हैं। हम जब उसमें होते हैं तो हम बिना कहे भी बहुत सारी अपनी ऊर्जा दे रहे होते हैं। हम नहीं रह सकते किसी फॉर्मेलिटी वाले रिलेशनशिप में, हम तोड़ ताड़ के निकल आएंगे वहां से। ठीक है, हम ज्यादा अपने भीतर रख नहीं पाएंगे। यानी हमारी प्रेजेंस भी एक एनर्जी कैरी करती है। हम इस तरीके के पावरफुल इंसान है। आपको फील हो रहा है आप वास्तविकता में है क्या? आपका 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 ट्रू पोटेंशियल क्या है? आपकी प्रेजेंस भी बहुत सारी एनर्जी लेके चलती है। तो आपको ये बार बार बोलना है कि जो मेरी सेल्फिश नीड, मुझे सेल्फिश फील हो रही है, वो सेक्रेड है। आपको खुद अपनी जरूरतों की, अपनी चाहतों की, अपनी इच्छाओं की वैल्यू करना सीखना है, ताकि आप बिना किसी डर के, झिझक के सामने रख पाओ कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसे चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए। योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज in your healing journey your own psychological development। पता है हम लोग खुद को नेग्लेक्ट क्यों कर पाए? हम लोगों ने खुद को नेग्लेक्ट क्यों किया? बिकॉज वी लर्न इन चाइल्डहुड। हमने बचपन में क्या सीखा? सेल्फ नेग्लेक्ट इज अ वर्च्यू, कि खुद को पीछे छोड़ दो, दूसरों की भलाई करो, वो इंसान अच्छा होता है। सेल्फ नेग्लेक्ट इज अ वर्च्यू, ये एक गुण है। VIRTUE, सेल्फ नेग्लेक्ट इज अ वर्च्यू। अब मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रही हूं, लिखिएगा। हीलिंग फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग हेल्दी रिलेशनशिप। पहला है, फर्स्ट पॉइंट है इमोशनल सोवरेनिटी। इमोशनल सोवरेनिटी, SOVEREIGNTY, इमोशनल सोवरेनिटी। एरो लगा के लिखिए। द रिकॉग्निशन
the recognition that you are not responsible for managing other people's feeling. The recognition that you are not responsible for managing other people's feelings. जब भी आप किसी रिश्ते में जा रहे हो या आज भी जिस रिश्ते में हो, आराम आराम से इस बात को अपने भीतर उतार लो। दूसरे लोगों की फीलिंग्स को मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इफ दे आर फीलिंग बैड, वी कांट हेल्प देम, क्योंकि हम और एडजस्ट नहीं हो सकते। आगे लिखिएगा। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी फ्रेमवर्क में है, पहले पॉइंट में है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर पीपल्स इमोशन, फॉर अदर पीपल्स इमोशन prevent your psychological growth, prevent your psychological growth। यानी आपकी जो खुद की ग्रोथ होनी चाहिए, आप जैसे एक बहुत अच्छे उत्तम कोटि के ह्यूमन बीइंग बनने चाहिए, वो आप बन नहीं पाते। और एक बहुत अच्छी लाइन आएगी फ्रेमवर्क खत्म होने के बाद, जो आपको पर्पस भी देगी कि हाँ यार, मुझे ना एक हील्ड इंसान बनना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इससे मेरा भला नहीं होगा, इससे मेरे परिवार का भला होगा, इससे मेरे समाज का भला होगा, इससे जो मैं इस जमीन पर, इस धरती पर आया हूं, जो मेरा जन्म है, उसका भी एक पर्पस सर्व होगा। देखिएगा, सेकंड पॉइंट है, पहला पॉइंट था इस फ्रेमवर्क का इमोशनल सोवरेनिटी, दूसरा पॉइंट है बाउंड्री कॉन्शियसनेस। द सेकंड पॉइंट इज बाउंड्री कॉन्शियसनेस। बाउंड्री कॉन्शियसनेस का मतलब है द एबिलिटी to sense, the ability to sense where you end and other begin, where you end and other begin। यानी वो क्षमता आपके भीतर विकसित हो गई है कि आपका रोल कहाँ खत्म होता है और दूसरे का शुरू होता है। भाई, ये दूसरे का रोल है, दूसरे की जिम्मेदारी है, वो खुद पूरी करेगा, दूसरे के हिस्से का मैं नहीं बोल सकती। ठीक है, मैं दूसरे को कंफर्ट नहीं फील करा सकती, या मेरा काम ये है, मुझे जो मेरा काम मिला था मैंने वो कर दिया, मुझे दूसरे के काम में टूटने की कोई जरूरत नहीं है। द थर्ड पॉइंट इज नीड NEED, नीड लेजिटिमेसी, नीड लेजिटिमेसी, LEGITIMACY, नीड लेजिटिमेसी। एरो लगा के लिखिएगा। accepting that your needs are as valid as anyone else, as valid as anyone else। कि जो मेरी जरूरतें हैं वो उतनी ही वैलिड हैं जितनी और लोगों की जरूरतें वैलिड हैं। मेरी जरूरतें कम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप इस बात में विश्वास रखने लगते हो, भीतर से विश्वास आ जाता है आपके, जब आपको फील हो रहा है ये कि मेरी भी आवश्यकता उतनी ही जरूरी है जितनी दूसरे लोगों की है। एंड द लास्ट पॉइंट इज differentiated love,
DIFFERENTIATED, डिफरेंशिएटेड लव। एरो लगा के लिखिएगा, द कैपेसिटी टू केयर, द कैपेसिटी टू केयर फॉर अदर्स, the capacity to care for others without losing yourself, without losing yourself। यानी आपके भीतर कैपेसिटी है टू केयर, कि आप ध्यान रख सकते हो फॉर अदर्स, दूसरों का, लेकिन विदाउट लूजिंग योरसेल्फ, कि आप खुद को नहीं गुमा दोगे, कि खुद का तो अता पता ही नहीं है, दूसरों की कितनी सेवा भाव में आप लग गए हो। एक कंक्लूजन लिखिएगा इस फ्रेमवर्क के नीचे, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस comes from individuals, the highest form of service comes from individuals who have done their psychological work, who have done their own psychological work, because they give from choice, they give from choice rather than compulsion, they give from choice rather than compulsion, comma, they give from fullness, they give from fullness, FULLNES, they give from fullness rather than emptiness, comma, they give from strength, rather than weakness। यानी यहाँ पे ये बात बोली गई है कि जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस है, यानी किसी भी रिश्ते में रहकर किसी भी रिश्ते को आप सबसे ज्यादा बेटर तरीके से तब उसको सर्व कर सकते हो जब आपने अपना साइकोलॉजिकल वर्क पूरा कर लिया है, आपने अपनी शेडो को इंटीग्रेट कर लिया है, आप एक ह्यूमन बीइंग बन गए हो कंप्लीट। अब जब आप किसी को प्यार दोगे तो कंपल्शन से और मजबूरी से नहीं दोगे, आप कंप्लीट हो, आप अपनी कंप्लीट सेंस से प्यार दे रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ से प्यार दे रहे हो। विद्या जी माइक ऑफ कीजिएगा। आप अपनी स्ट्रेंथ से प्यार दे रहे हो, वीकनेस से नहीं। आप अपनी चॉइस से किसी को प्यार दे रहे हो, कंपल्शन से नहीं। आप अपनी फुलनेस से किसी को प्यार दे रहे हो, अपनी एम्प्टीनेस से नहीं। यानी जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस हो सकती है, चाहे इस दुनिया के लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे किसी रिश्ते के लिए, वो तभी हो सकती है जब आपने अपना साइकोलॉजिकल वर्क पूरा कर लिया है, दैट यू आर अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। आप कोई टूटे फूटे इंसान नहीं हो, यू आर नॉट अ वुंडेड पर्सन की जिसको उसके रिश्तों ने घायल करके रखा है। क्या आप रियलाइज कर सकते हो कि फिलहाल आप वुंडेड हो, आपके शरीर से खून बह रहा है, इतना खून बह गया कि आपको एनीमिया हो गया, आपको खून की कमी हो गई, आपको चलते हुए चक्कर आ रहे हैं। सो अगर आपको अपना पर्पस इस पूरी दुनिया में सर्व करना है, द पर्पस ऑफ लाइफ आप कह रहे थे ना लीना जी की पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये वो वन ऑफ द पर्पस है लाइफ का कि यार मुझे सबसे पहले कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनना है।
मुझे एक घायल इंसान बन के नहीं घूमना कि जिसको उसके ही रिश्तों ने घायल किया हुआ है। भाई किसी को नहीं प्यार देना मत दो, नहीं चाहिए। किसी को नहीं एक्सेप्टेंस देनी मत दो, किसी को नहीं वैलिडेशन मत दो। मैं किस लिए हूं? अकेले आए थे, मरेंगे अकेले ही। एंड वन मोर थिंग, मैं अपना ऑथेंटिक सेल्फ सामने ना रखूं तो इट्स नॉट फॉर योर अफोर्डेबिलिटी, इट्स फॉर व्हाट आई ट्रूली डिजर्व, जो मुझे लगता है मैं डिजर्व करती हूँ। अगर हम नेगोशिएट कर सकते हैं तो आप आ जाओ, और हम नहीं कर सकते तो भाई दरवाजा उधर है, आप चले जाओ। तो क्या हो रहा है? ऐसा ही है, जब आप अपने ट्रू कलर्स दिखाओगे, जैसे आप हो, जिसको रहना है वो रहे, जिसको नहीं रहना वो नहीं रहे। और जो लोग आपको प्यार करते हैं ना, वो समाव एडजस्ट कर जाएंगे। मेरे घर वाले एडजस्ट कर गए हैं, वरना मेरे से चुड़ैल लड़की हो सकती है? आप चाहकर भी मेरे जितने चुड़ैल नहीं हो सकते, आप यकीन मानिए। मैं जाटों की छोरी हूँ, मैं चाहूं तो मैं बहुत बेशर्म हो सकती हूँ, और मैं हुई भी हूँ, इसलिए मेरे घर वाले मेरे से डर गए हैं। अब वो मेरे को कुछ नहीं कहते, मैं बिल्कुल आजाद हूँ। ठीक है, तो मतलब बीइंग अ जाट आपकी कंडीशनिंग ऐसी है कि आप मुफट होते हो, आप डरते नहीं हो, क्योंकि आप अपने आसपास लोगों को देखते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो आपको सच में वैल्यू करते हैं ना, वो थोड़ा मुंह उतारेंगे, थोड़े से ड्रामे करेंगे, फिर वो आपके लेवल पे अपग्रेड कर जाएंगे, वो आपकी चीजों में बोलेंगे नहीं। ठीक है, ओके। तो एक चीज ऑथेंटिक यहाँ पर मुझे आप पूछनी थी कि जैसे अगर पेरेंट्स के साथ हमको हमको ये बहुत सिखाया जाता है, और ये हम अब जब इवन इस लाइन में भी जब काम करते हैं, सेल्फ हीलिंग में भी, कि वो हमारे सोर्स हैं, और इसलिए उन्हें फॉरगिव कर दो कि उन्हें भी अवेयरनेस नहीं थी। तो ये बड़ा नहीं कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है कि नहीं, मन तो कर नहीं रहा है करने का ऐसा। पिछली चीजों के लिए देखो, आपका मन इसलिए नहीं कर रहा ना क्योंकि अभी आपका उतना साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ नहीं है, आप उस जर्नी में घुसे ही नहीं हो इतने, आपको ये सिग्निफिकेंस रियलाइज नहीं हो रही कि किसी को माफ क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि आप उस इंसान की लिमिटेशन देखना सीख जाते हो। अगर आप सच में हीलिंग जर्नी में हो, सच में कोई आपका मेंटर है, तो समझाएगा आपको कि भाई तुम्हारे माँ बाप की अपनी एक कैपेसिटी है, इस डब्बे की एक कैपेसिटी है, इसमें 1 किलो कंटेंट ही आ सकता है, इसमें 5 किलो मटेरियल नहीं आ सकता। आपके माँ बाप की कैपेसिटी इतनी थी कि वो आपको इतना ही समझ सकते थे, वो आपको इतना ही प्यार कर सकते थे, वो आपको इतना ही वैल्यू कर सकते थे। शायद हरियाणा की सोसाइटी में जो माँ बाप हैं, शायद उन्होंने शुरू से यही सीखा है कि बेटी बोझ है। शायद अमेरिका की सोसाइटी में बेटी उतनी बोझ ना लगे जितनी भारत के समाज में बेटी एक बोझ है। तो शायद माँ बाप की कंडीशनिंग ऐसी है, आप सोशल कंडीशनिंग सीखते हैं कि अच्छा ये कंडीशनिंग है, ये वैल्यू सिस्टम है, ये यहाँ का कल्चर है, वी आर अ सोशल प्रोडक्ट। तो जब आपको समझ आती है, मैंने आज सुबह सुबह 5 बजे एक वीडियो डाली, 5 या 6 बजे यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो में, कि जब समझ विकसित होती है ना, आपको समझ आने लगती है, आपको माननी नहीं है किसी की बात, आप मत मानिए किसी की बात कि आपको किसी को माफ कर देना चाहिए, आप मेरी बात भी मत मानिए कि आपको किसी को माफ करना चाहिए। आप जब समझने लग जाते हो, जब समझ विकसित होती है, और समझ विकसित होती है बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करने से। मैं जो आपको आज आप ये 2-3 घंटे का जो सेमिनार दे रही हूँ, इसके लिए मैंने 1 हफ्ता लग के ये पीडीएफ तैयार करी है, पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने पढ़ा है। जो कंटेंट मैं लेकर आती हूँ, मैं हमेशा उसको कहीं ना कहीं से सोर्स अप करती हूँ, कहीं से पढ़ना है, कहीं से लिखना है, कहीं से सीखना है। और मेरी मेरी जो पूरी जर्नी रही है, मैं किसी को कॉपी नहीं कर रही होती हूँ, क्योंकि मैंने उसको इवेल्युएट किया है, मैंने उसको समझा है, फिर मेरे कुछ भीतर विकसित हुआ तो मैंने आके बोला है। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे 24 घंटे आपका दिमाग चलता रहता है। तो ये कुछ सीखी सिखाई बात नहीं है। जब आपको भीतर से समझ आने लगेगा ना कि जब मैं किसी के खिलाफ गुस्सा, नफरत, नाराजगी होल्ड करके रखी हुई हूँ, मैंने अपना साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट रोक लिया है, मैंने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ रोक ली है, मैंने अपनी अबंडेंस को रोक लिया है, मैं बोझ लेके घूम रही हूँ। जब आपको ये समझ आता है, और समझ के साथ आपको अपना नुकसान महसूस होने लगता है कि किसी के खिलाफ नाराजगी पाल के मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रही हूँ, सारी बात समझ की है, और समझ का बीज लगाया जाता है। वो समझ आराम आराम से विकसित होती है, वो पलती है आपके भीतर एक बच्चे की तरह, फिर वो बड़ी होती है। कुछ लोगों को जल्दबाजी होती है कि हम कब हील होंगे। भाई तुम काम ही नहीं कर रहे, तुम डेली बेसिस पे क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, किन लोगों की कंपनी में हो। हमारे साथ सेशन में फिलहाल कुछ ऐसे लोग हैं जो हम पिछले 6 महीने से, 5 महीने से, 4 महीने से जुड़े हुए हैं, बिकॉज दे आर रियलाइजिंग दिस थिंग
वो इस बात का महत्व समझ रहे हैं कि अगर आपने पिछले 35 साल की जिंदगी में कांड किए हैं, अगर आपने पिछले 35 साल इस नर्वस सिस्टम को अगर आपने प्रेशर फील कराया है, अबेंडनमेंट वाली फीलिंग आई है, आपने छोटे से बच्चे को बहुत बहुत ही एंजाइटी में पाया है, डर में पाया है, अबेंडनमेंट में पाया है, डिसरिस्पेक्ट में पाया है, अभी यहाँ से बिल्कुल खाली है, डरा हुआ है। तो अगर इसको रिवर्स करना है, इस साइकोलॉजिकल जो आपकी कंडीशनिंग है इसको रिवर्स करना है, तो 35 साल की कंडीशनिंग को एक सेशन, एक क्लास, एक महीने की क्लास, 2 महीने की क्लास से नहीं किया जा सकता। आपको लगातार अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और वो आपकी ड्यूटी है। जब तक वो आपको अपनी ड्यूटी भी फील नहीं हो रही ना, तो मतलब यू आर नॉट इन लव विद योर सेल्फ। आप सेल्फ अबेंडनमेंट में हो, आपने खुद को त्यागा हुआ है। तो आप जर्नी में, पता है, पहले आप जर्नी में उतरते हो लीना जी, पहले आप जर्नी में उतरते हो, फिर एक पॉइंट के बाद जर्नी आपके अंदर घुस जाती है, ठीक है। फिर आप उसे चाह कर भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपको मजा आने लगता है, आप चीजें सीखने लगते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं। आप सीखी सिखाई थोपी हुई चीजों के अनुसार नहीं चलते, आप अपने भीतर एक समझ को जीने लग जाते हो। दैट इज अ रियल हीलिंग जर्नी। कि आप किसी की सिखाई कोई फॉर्मूला नहीं सीख रहे कि फलाने हीलर ने तो ये मेरे को एक आइडिया दे दिया है या एक रिचुअल बता दिया, मुझे ये करना है। आप अपने भीतर जीते हो, आप इवॉल्व होते हो, एज अ पर्सन आप इंप्रूव होते हो। आगे लिखिएगा। we people we people carry existential guilt. We people carry existential guilt. पता है हमारे भीतर क्या गिल्ट होता है जब हम इस जर्नी में चेंज होना शुरू होते हैं? एग्जिस्टेंशियल गिल्ट पता है क्या बोलता है? that you are betraying, you are betraying people. आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपके दिमाग में ना एक रिकॉर्डिंग चलती रहती है, आपको एक आवाज सुनती रहती है कि आई हैव ऑलवेज बीन अ हेल्पर। मैंने तो हमेशा लोगों की हेल्प ही करी है ना। आई हैव ऑलवेज बीन अ हेल्पर, इन्वर्टेड कोमा, फिर से एक इन्वर्टेड कोमा, पीपल डिपेंड ऑन मी। अरे ये लोग तो मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे बिना इनका क्या होगा? एक अलग से इन्वर्टेड कोमा, व्हाट इफ नो वन लव्स मी, व्हाट इफ नो वन लव्स मी इफ आई एम नॉट यूजफुल। मीनू जी ऐसा हुआ था हमारे साथ दिसंबर जनवरी में, एग्जैक्टली ऐसा ही। आपको लगेगा अरे मैं यूजफुल ही नहीं हूं तो मुझे कोई प्यार क्यों करेगा? आपको ये नहीं लगता कि प्यार तो भाई आता है, नेचुरली आता है, प्यार कमाना थोड़ी पड़ता है। आपको ये लगता है मैं किसी की यूजफुल ही नहीं हूं तो क्यों मुझे कोई प्यार करेगा? क्योंकि बचपन में आपने ये सब जिया है। इन योर चाइल्डहुड आपको हमेशा ये लगा आपको कुछ करना पड़ेगा तभी मम्मी पापा प्यार देंगे, आपको कुछ करना पड़ेगा तभी फ्रेंड सर्कल में आपको अटेंशन मिलेगी, आपको कुछ करना ही पड़ेगा तभी आपके उस रिलेशनशिप में आपको एक वैलिडेशन मिलेगा। तो आज जब आप जो हो वो बनना सीख रहे हो और आप नहीं किसी के लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं अंदर से, तो एक गिल्ट आता है, एक डर भी आता है कि यार अगर मैं किसी के काम की नहीं तो कोई मुझे प्यार क्यों करेगा? आगे लिखिए। हीलिंग मीन्स right to exist, right to exist
without constantly proving your worth through service to others. यानी हीलिंग का मतलब है कि आपके पास राइट है, अधिकार है कि आप एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना अपने आप को बार बार प्रूव किए कि आपकी कोई वर्थ है, बाय डूइंग सर्विस टू पीपल, कि मुझे लोगों के आगे पीछे घूमना है, मुझे उन पे पैसे खर्च करने हैं, मुझे उनके काम निकलवाने हैं। ठीक है, तो हीलिंग का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास आई एम इजी विद इट, कि अगर मैं किसी को कुछ भी हेल्प नहीं कर रही हूँ ना, तो जरूरी नहीं है कि लोगों का प्यार कमाने के लिए मुझे उन पे खर्चा ही करना पड़े, मुझे उनकी हेल्प करनी पड़े, काम निकलवाने पड़े। प्यार होगा तो आ जाएगा, और अगर नहीं है, नहीं आया तो मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, मैं आत्म प्रेम से भरी हुई हूँ। किसी ने पूछा कि अपने इनर चाइल्ड को प्यार कैसे करें, राइट अ वन पॉइंट। हीलिंग इंक्लूड रीपेरेंटिंग फेज लर्निंग, रीपेरेंटिंग फेज लर्निंग, कोमा एरो लगा के, सॉरी एरो लगा के लिखिएगा। टू गिव योरसेल्फ द अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, that you never received in your childhood, यानी अपने आप को रीपेरेंट करना, अपना खुद का मम्मी पापा बनना, अपने आप को खुद को वो एक्सेप्टेंस देना, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। तो काम करने का मन है काम कर, बात करने का मन है बात कर, नहीं करने का मन है मत कर, सोने का मन है सो, उठने का मन है उठ। इट्स नॉट कि तू सुबह 4 बजे उठेगी तो ही अच्छी बेटी है, तू पूरी रात सो के सुबह 6 बजे उठेगी तो ही तू अच्छी बेटी है, तू इस वाले प्रोफेशन में जाएगी तो वो अच्छी बेटी है, हमारी मर्जी से शादी करेगी तो हमारी अच्छी बेटी है। अपने आप को अनकंडीशनल सपोर्ट देना, जो आपको कभी बचपन में मिला ही नहीं, क्योंकि बचपन में तो आपको बहुत कंडीशनड करके रखा गया है, ये करोगे तो अच्छे बाबू हो। जो पेरेंट्स ने दिया है वो कैसे मिटाए, वो जर्नी में जब आप हीलिंग में हो, आपको जिम्मेदारी अपनी लेनी पड़ेगी। जब आपके अंदर ये जिम्मेदारी का भाव आएगा ना कि मैं अंदर से बहुत हर्ट हूँ, अब मैं उस हर्ट को हील करना चाहती हूँ, मैं उसके ऊपर मरहम लगाना चाहती हूँ, तो जब आप खुद को पत्र लिख रहे हैं, खुद को प्यार कर रहे हैं, इसे करेंगे तो भाई आपको लड़ना थोड़ी है जाके किसी के साथ में। एक्चुअली पता है क्या है कि अभी आप है ना टीबी का इलाज एक पैरासिटामोल से ढूंढ रहे हो कि पेरेंट्स लड़ेंगे। भाई पेरेंट्स क्यों लड़ेंगे, तुमको उनके सामने जाके कुछ करना थोड़ी है, तुम अपनी मर्जी से करो, और लड़ेंगे तो लड़ेंगे, सही लड़ाई तो लड़ाई है भाई, कुरुक्षेत्र की भी तो लड़ाई हुई थी। अगर तुमको एग्जिस्ट करना है, तुमको अपने अधिकार चाहिए, तो लड़ाई हो रही तो होने दो। कुछ गलत मांग रहे हो क्या, सुल्फा गांजा बेचने की परमिशन मांग रहे हो क्या, कि मम्मी और तो करियर भर नहीं रहा, कहो तो सुल्फा गांजा बेच ले, भाई कुछ गलत परमिशन मांग रहे हो, भाई अपने हक की बात है। भाई आपके डर के आगे जीता, अपने डर का सामना आपको करना पड़ेगा, वरना डरते तो बैठे रहे आप। अगर आपको डर लग रहा है तो हीलिंग जर्नी आपके लिए नहीं है, आप बैठे रहे डर में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कोई दिक्कत नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। ठीक है, वो तो जब तक आपको अपना नुकसान महसूस नहीं होगा। देखो अभी तो क्या डर पड़ा है, आपके भीतर डर पड़ा है, जिस दिन ये रियलाइजेशन आ गया कि इस डर की वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, डर इतना है और इस डर की वजह से नुकसान मेरा इतना बड़ा हो रहा है, तो जिस दिन अपना नुकसान महसूस हो जाएगा ना, उस दिन डर भी खुद ब खुद निकल जाएगा। अभी आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि आपका नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। लिखिएगा, इसी में इनर चाइल्ड हीलिंग में ये पॉइंट है, द इंटरनल रीपेरेंटिंग makes you understand
that you can't give from emptiness indefinitely. You can't give from emptiness indefinitely. कि अगर आपके भीतर खालीपन है, आपके भीतर अपने लिए प्यार नहीं है, तो आप अपने खालीपन से किसी को इनडेफिनेटली प्यार, केयर, अटेंशन कुछ नहीं दे सकते। एक पॉइंट के बाद आपके अंदर गुस्सा आ जाएगा, नाराजगी आ जाएगी, दूसरों के ऊपर गुस्सा निकलने लगेगा, रिएक्शन आ जाएगी, बार बार रोने का मन करेगा, बेचैन हो जाओगे, क्योंकि अंदर का खालीपन आपको भीतर से और खाएगा। एक छोटा सा पॉइंट है इसी में, ग्रीफ इज नेसेसरी। ग्रीफ, GRIEF, grief is necessary what you can't receive in your childhood. Grief is necessary for what you couldn't receive in your childhood. जो बचपन में आपको मिला नहीं, उसके ना मिलने का जो दुख है आपके भीतर, उसका शोक मनाना जरूरी है, वो ग्रीफ। जो हमने शायद फ्राइडे को लेटर लिखा था लीना जी, वो ग्रीफ मना लो, वो दुख मना लो, एक लेटर लिखा था हमने फ्राइडे नाइट को, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसी का ही एक्सटेंशन है कि जो बचपन में आपको प्यार, केयर, अटेंशन नहीं मिला, जो बार बार जज किया गया, गुस्सा किया गया, तो जो आपको नहीं मिला उसका ग्रीफ कर लो, दुख मना लो, ताकि भीतर से वो दुख निकले। मातम मनाना है, मना लो, मातम मना लो, वही एक बार शिद्दत से मातम मना लो। हाँ, चाहे 1 दिन मने, 2 दिन मने, 1 महीना भी मने, मना लो, निकालो फिर उसे अपने अंदर से। लिखिएगा, आफ्टर योर हीलिंग जर्नी, after your healing journey, you will become a conscious healer. आप क्या बन जाओगे? एक कॉन्शियस हीलर बन जाओगे, वुंडेड हीलर नहीं। आज भी आप हीलर हो, कितना मम्मी पापा का दुख सुनते हो, उनका कितना रोना पीटना सुनते हो, उनके सारे दुख को अपना बना लेते हो, इमोशनल सपोर्ट देते हो। हीलर तो आप आज भी हो, लेकिन आज आप खुद वुंडेड हो। जब अपने आप को इंटीग्रेट कर लोगे, जब आपकी बाउंड्री बन गई है, जब आपको सेल्फ लव हो गया है, जब आपको नो बोलना आ गया है, जो आप ऑथेंटिकली इंसान हो वैसा इंसान बनना आ गया है, तो आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। कोई आपको नार्सिस्टिक इंसान के साथ आपका रिलेशन बनेगा ही नहीं, आप उसको पहली दफा ही मना कर दोगे। ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन में जब आओगे ना आप, तो आप शुरू में उनकी एनर्जीज को रिसीव ही नहीं करोगे। ऐसे लोगों के साथ आपका रिश्ता डेवलप ही नहीं होगा। कैसे डेवलप होगा? आपके अंदर कोई भूखापन है नहीं, नंगापन आपके भीतर कोई है नहीं, कोई मुझे रिसीव कर ले, कोई प्यार कर ले, वैलिडेशन की भूख है नहीं। जो ऑथेंटिक आप इंसान हो, जो रियल आप इंसान हो, जो रियलिटी में आपकी जरूरतें हैं, चाहते हैं, बातें हैं, वो कॉन्फिडेंटली आप सामने रख पा रहे हो। किसी को रहना है तो रहे, नहीं रहना तो मत रहे। कोई आपको डोमिनेट भी इसलिए कर पाता है क्योंकि वो फील कर लेता है कि आपका उनके बिना गुजारा नहीं है। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपने बोला कि एक बार ही शिद्दत से रो लीजिए। मेरे साथ ऐसा है कि मैं गए ऑलमोस्ट 20-25 ईयर से एक चीज के लिए रो रही हूँ, लेकिन वो चीज जा नहीं रही है। आप अपना दुख सेलिब्रेट कर रही हैं। आप इंटेंशन सेट करके रिलीज नहीं हो रही। आपको अपना दुख रिलीज करना है, आपको ये चीजें भीतर से निकालनी है। आपके भीतर कोई समझ विकसित नहीं हुई है, आप बस दुख को सेलिब्रेट कर रही हैं, आप हाय तौबा कर रही हैं। मुझे क्या करना चाहिए? रिसेंटली मेरा किसी के साथ एक 1-to-1 सेशन था, तो उन्होंने बोला कि मेरे सास ससुर का डाइवोर्स हो रखा है। तो मेरे ससुर जब भी आते हैं, शी इज लिविंग इन US, शी इज लिविंग इन US, तो कहते हैं वो मेरे ससुर जब भी मेरे पास आते हैं ना, तो ना मेरी सास की सारी बातें बताते रहते हैं कि मैंने इतने पैसे कमाए, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, देखो वो फोन नहीं करती, देखो उन्होंने मुझे ऐसे धोखा दिया। और कहते हैं मीनू जी ये कहानी ना मेरे को 70 बार सुना चुकी है, एटलीस्ट 70 बार। वो हर महीने 2-4 दिन रुकने के लिए आते हैं और मुझे यही कहानियां सुना के जाते हैं। मैंने बोला जब वो अपनी कब्र में जा रहे होंगे ना और 1 घंटा बचा होगा, तब भी यही कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि
ये अपने उस एनर्जी को छोड़ना नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि वो हीलिंग जर्नी में है ही नहीं। वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनको इस दुख को छोड़ने की जरूरत है, एक समझ विकसित करने की जरूरत है कि जो उनके साथ हुआ वो क्यों हुआ, उसको समझने की जरूरत है। इनके मन में तो गुस्सा है, नाराजगी है, कुंठा है, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया। मैं आप लाचारगी वाली एनर्जी में हो। अगर मैं आपको राइट नाउ बोलूं ना कि अगर आप 25 साल से रो रहे हो, तो राइट नाउ आप कंप्लेनिंग एनर्जी में हो, शिकायत 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 शिकायत, लाचारगी की एनर्जी में हो, लाचारगी लाचारगी लाचारगी, हाय मैं ऐसी, हाय मैं ऐसी, दुख वाली एनर्जी में हो, मेरे पास दुख है, मेरे पास दुख है। आप चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, आपके पास वो समझ नहीं है। समझ विकसित होने में टाइम लगती है, उसके लिए एक्सपोजर लगता है। मैं आपको झूठ नहीं बोल सकती कि मैं आपको इस सेशन के माध्यम से या किसी एक महीने के सेशन के माध्यम से अचानक मैं आपके दिमाग में समझ डाल दूंगी। वो तो जब आप खुद के ऊपर काम करोगे ना, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले ए से अनार सीखता है, आ से आम सीखता है, फिर क से कबूतर बनाना सीखता है, फिर पूरी वर्णमाला सीखने के बाद फिर वो सिर्फ आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सीखता है, आ से आम, का से काम, रा से राम, फिर बाद में वो पैराग्राफ पढ़ना सीखता है। हीलिंग जर्नी ऐसे ही है कि आई कांट प्रॉमिस यू कि मैं अभी आपको 100% आंसर दे सकती हूँ, क्योंकि मैं 2 घंटे लगा के दे भी दूंगी तो आप इम्ब्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको इतना बता सकती हूँ आपकी कंडीशन को देखते हुए कि फिलहाल आप दुख के बीचों बीच बैठे हुए हैं, आपके चारों तरफ कंप्लेनिंग एनर्जी है, आपके अंदर लाचारगी का भाव है, आपको लोगों के खिलाफ बहुत गुस्सा है और आपको ये लगता है आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लोगों को आपसे माफी मांगनी चाहिए, लोगों को सॉरी होना चाहिए एंड दे शुड लव यू। आपके अंदर एक वर्ड है कि ये होना चाहिए, मम्मी पापा को तो प्यार करना चाहिए, पार्टनर को तो प्यार करना चाहिए, आपके अंदर चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके चाहिए से किसी का है नहीं बदल सकता, किसी की कंडीशनिंग है तो है। मैम तो ये कभी कभी हाँ बोलिए। मैम कभी कभी ग्रीफ जो है वो एक आइडेंटिटी भी बन जाती है, अगर आप उसको हाँ सही से प्रोसेस ना करो, तो शायद ये हो रहा है उनके साथ। हाँ ना, क्योंकि वो आप उस एनर्जी में स्ट्रक हो जाते हो। आप पता है क्या है, आप ये चाहते हो कि मैं तो ऐसे ही बैठी रहूं, कोई बाहर से आए, ताला खोले, कमरे की खिड़कियां खोले, आपके जो जंजीरों में हाथ बंधे हुए आपके हाथ खोले, आपको खड़ा करे, आपको झड़काए और आपको बाहर लेके चले। लेकिन आपके लिए ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। इस दुनिया में आपको आपके अलावा कोई हील ही नहीं कर सकता। आप ही खुद को हील कर सकते हैं, बट यू नीड कॉन्स्टेंट गाइडेंस, यू नीड अ रोप। आपको एक रस्सी की जरूरत है। अगर आप कुएं में गिर गए हो ना, कुएं के भीतर गिर गए हो, चारों तरफ अंधेरा है, तो आपको एक रस्सी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना एक्सपोजर के बिना ज्ञान मुक्ति संभव नहीं है। जब तक आपको ज्ञान ही नहीं है उस चीज का, आप कुछ बोलते हैं, आप हमको अफर्मेशन दे दो, 1 दे दूंगी, 2 दे दूंगी, 2 दिन बोलोगे, 4 दिन बोलोगे, बाद में आपको पता ही नहीं है आपको किस चीज की जरूरत है, बिकॉज आपने ना तो जर्नी जी है और ना ही आपने एकेडमिकली पढ़ा है। चलो आपने अपनी लाइफ में कुछ अनुभव नहीं भी किया, तो फिर आप वो पढ़ो, 15, 20, 25, 30 किताबें पढ़ो ह्यूमन बिहेवियर की, कि नार्सिस्ट क्या होते हैं, इम्पैथ क्या होते हैं, इसके अलावा अवॉइडेंट बिहेवियर क्या होते हैं, सोशल कंडीशनिंग क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है, कल्चरल वैल्यूज क्या होती हैं, लोग एडजस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, पेरेंटिंग क्या होती है, और इसके बीच में जो सारे जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो एज ए सोसाइटी, एज अ फैमिली, जिसको हम चंटपन्ना बोलते हैं कि आप चंट बनना सीख जाओ, थोड़ा स्मार्ट एक्ट करना सीख जाओ, वो छोटे छोटे नुआंसेस। फिर अगर आप पढ़िए वो कम से कम 30-40 किताबें पढ़िए। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं आज तक शायद 30-40 रजिस्टर भर चुकी होंगी। अभी भी मैं हर हफ्ते A4 साइज शीट के गट्ठे यहाँ से उठा के बाहर वाली अलमारी पे रखती हूँ जलाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, या तो जो मैं पढ़ लिख रही होती हूँ उसकी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है, तो मैं थोड़ा ना मैसअप करके चीजें करती हूँ। जो फाइनल नोट होते हैं वो तो ऐसे डायरी में मेंटेन रहते हैं, जैसे कि ये डायरियां, ये 2 डायरी हैं अभी भी, फिर ये साथ में एक रजिस्टर है, फिर साथ में इस तरह के पेजेस हैं। तो आपको ये लगता है कि इस दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन दिए बिना फील हो जाओगे, किसी का एक यूट्यूब वीडियो देख लिया, किसी का एक सेमिनार अटेंड कर लिया, किसी की एक क्लास अटेंड कर लिया, फील हो जाओगे? नहीं भाई, अगर आपको ढंग की जिंदगी जीनी है फिर औकात बनाओ इतनी कि 10, 15, 20, 25 किताबें चाट पाओ, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। और फिर किताबें भी कौन सी चाटनी है, उसके लिए भी आपको 50 किताबों में तो दिमाग मारना पड़ेगा कि ये काम की ठीक नहीं थी।
ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और हर किसी किताब से ये उम्मीद भी मत करना कि वो किताब आपकी पूरी 100% हेल्प कर देगी। हो सकता है किसी किताब को पढ़कर 2-4 आइडिया आपके डेवलप हों। आज के सेमिनार से ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपका इनर चाइल्ड हील हो जाए। यहाँ से कोई मीनिंगफुल 4-5 आइडिया भी लेकर ले जाओ कि कोई 4-5 आइडिया आपको डेवलप हो गए, या आपके भीतर एक रियलाइजेशन आ गई कि मैं ही अपनी दुश्मन हूँ और मुझे ज्ञान की जरूरत है। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसी नॉलेज है जो मुझे नहीं पता है, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ नॉलेज आई एम सफरिंग। बिना ज्ञान के ही मैं सफर कर रही हूँ। इफ आई एम हैविंग द रिक्वायर्ड नॉलेज, नहीं, मैं ऐसी किताबें नहीं सजेस्ट कर सकती। आप पढ़ो जाके जो भी साइकोलॉजी की किताबें हैं, स्पिरिचुअल किताबें हैं, क्योंकि मैंने ऐसे जाके किताबें नहीं पढ़ी कि इनर चाइल्ड हील हो जाए। अगर मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट रही हूँ, ठीक है, तो मैंने बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है, मैंने 7-8 साल लगातार न्यूज़पेपर पढ़ा है। इसके अलावा मैंने उपन्यास पढ़े हैं, कहानियां पढ़ी हैं, नोवेल पढ़ी हैं। और जब मैं इस जर्नी में घुसी हीलिंग वाली में, फिर जितने भी ये आपके मोटिवेशनल स्पीकर है, जो साइकोलॉजिस्ट, इनकी मैंने किताबें चाटी है, केस स्टडीज। आजकल मैं क्या पढ़ती हूँ, जो भी केस स्टडीज पब्लिश हो रखी हैं, तो मैं नहीं बोल सकती आपको जाके कि अभी 4 किताबें पढ़ो। आप गूगल पे जाओ, बेस्ट सेलर जो किताबें आप देखो, सर्च करो, ढूंढो और अपनी इच्छा से पढ़ो। आप खुद अपनी रास्ता बनाओ ना। मैं आपको इतना बोल सकती हूँ किताब पढ़ो। अब कौन सी किताब का कौन सा पेज पढ़ना और कहाँ आपको अंडरलाइन करना है, मैं स्पून फीड नहीं कर सकती आपको। वो तो जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। और किताबें इसलिए मत पढ़ो क्योंकि हील हो जाओगे, किताबें इसलिए पढ़ो क्योंकि आप पढ़ना डिजर्व करते हो। पढ़ो इसलिए क्योंकि डिजर्व करते हो। हर किसी का ज्ञान के ऊपर अधिकार है, हर किसी का ज्ञान के ऊपर अधिकार होना चाहिए। बिना ज्ञान मुक्ति नहीं है। जिस दुनिया में आए हो उसको जानने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर आप ये बोलोगे नहीं बताओ, तो बीके शिवानी की बहुत सारी किताबें हैं, आचार्य प्रशांत जी की किताबें हैं, बहुत बढ़िया नॉलेज देंगी। लेकिन ये मत उम्मीद करना एक किताब पढ़ के मैं हील हो जाऊंगी या 2 किताब पढ़ के मैं हील हो जाऊंगी। और एक बात और कड़वी लगेगी, आज के टाइम पे आपकी औकात भी नहीं है आप किताब पढ़ पाओ, बिकॉज आपके दिमाग में इतनी एंजाइटी है, इतनी ओवर थिंकिंग है, आपकी एनर्जी इतनी चारों दिशाओं में बटी हुई है कि किताब पढ़ने के लिए भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, किताब के साथ बैठना, खुद को शांत करना, किताब खोलना, उसमें जो लिखा है उसको पढ़ना, फिर समझने की कोशिश करना, फिर अपनी लाइफ में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो ये स्किल डेवलप करना। इसमें लगता है एनर्जी, एफर्ट और पी फॉर पेशेंस। और वो इस वाली स्टेज में नहीं होता जब इंसान लगातार ओवर थिंकिंग में है, एंजाइटी में है और डेस्परेट है कि समहाउ मैं हील हो जाऊं। नॉट पॉसिबल। वो किताब खरीद लेगा, मैं बता दूंगी आपको 10 किताबें, आप खरीद लोगे। मैं लिख कर कह सकती हूँ कि आप एक किताब कंप्लीट नहीं कर पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। वो रखी आपकी होंगी बहुत सारी किताबें जो रखी हुई है ऐसी, जो बड़े उत्साह में आके, बड़े शौक में आके आपने खरीदी थी कि ये वाली मैं किताब पढ़ूंगी, वो ऐसे ही अलमारियों की खाक छान रही होंगी। तो रीजन क्या है, देयर इज सम स्टेज इन योर लाइफ। या तो मैं 7 साल भटकी हूँ अपनी जर्नी में, या तो आप 7-8 साल भटको। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, जो लोग अपनी जर्नी में किसी लेवल पर हैं, अगर मान लो कोई जर्नी है 0 से 10 तक की, तो कोई आपसे 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल ऊपर है, यू कैन टेक दैट गाइडेंस लाइक द गाइडेंस यू आर टेकिंग इन द सेमिनार। ठीक है, तो इसीलिए P फॉर पेशेंस एंड K फॉर नॉलेज। बिना ज्ञान मुक्ति संभव नहीं है। और आप जिस तरीके का ज्ञान ले रहे हो कि आपने बैठकर 2-4 वीडियो देख ली हीलिंग की, नहीं भाई, वीडियो देखने से नहीं होगा। वीडियो भी देख रहे हो तो फिर पेन पेपर लेकर आओ कि सामने वाले ने वीडियो में क्या कॉन्सेप्ट बताया है और उसको मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। ये जो आप ऐसे कमर सीधी करके और देख ली तो हीलिंग की वीडियो, अब तो मैं हील हो ही जाऊंगी। भाई, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। कुछ लोग सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस में जीते हैं, खा लिया पी लिया सो गई और थोड़ी बहुत कंप्लेन कर ली, बस जिंदगी चल रही है। ये जुनून आना कि अपनी लाइफ बेटर बनानी है, ये अपने भीतर क्लैरिटी आना कि अपने आप को एक ढंग का इंसान बनाना है, अपने लिए, प्रूव करने के लिए नहीं। मैंने बताया था सेशन में आपको कि एक लड़की जो पिछले कई साल से पढ़ रही है क्योंकि उसको प्रूव करना है कि वो अपने पापा की प्राउड बेटी है, शी कैन क्लियर द एग्जाम। जब तक ये प्रेशर रहेगा दैट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ,
यू डोंट हैव टू प्रूव योरसेल्फ, यू आर इनहेरेंटली वैल्यूएबल। आप तो शुरू से ही वैल्यूएबल हो, व्हाई यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ? मीनू जी लेटर हो गया? हो गया? हाँ। ओके। अरे भाई गला सूख गया मेरा। और वो दूसरा लेटर एक और जो लिखा है उसको किसी और माहौल में देखेंगे, वो अलग इमोशनल लेवल पे है। आज आप सिर्फ साइकोलॉजी को पढ़ के जाइए, क्योंकि ओके मीनू जी। मैंने आवश्यकता से ज्यादा कंटेंट बिल्ड कर लिया। वो एक सेमिनार का कंटेंट नहीं था, उसको किसी और सेमिनार में या किसी और माहौल में या अपने सेशन में देखेंगे। ठीक है, आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछिए। आज इतना राइटिंग का काम ठीक है, अवेयरनेस ठीक है। हाँ, मैं जो बताना चाहती हूँ इस पूरी कहानी से, एक सेम इंसान जो पूरी दुनिया के साथ नॉर्मल है और आपके साथ नार्सिस्ट है, वो इसीलिए क्योंकि आप उसे अलाउ कर रहे हो। अदरवाइज कोई इंसान आपके साथ नार्सिस्ट नहीं हो सकता। अगर कोई सामने इंसान नार्सिस्ट भी है तो हम उस इंसान को चेंज नहीं कर सकते, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा। हम गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। लेकिन आप जो इंसान हो, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। आप आज एक इम्पैथ हो, आपको इंटीग्रेटेड इम्पैथ बनना है। एक ऐसा इंसान बनना है जो अपनी इमोशनल नीड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है। जो इंसान अपनी इमोशनल नीड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, उस डिपेंडेंसी की वजह से ही कोई आपको मैनिपुलेट कर पाता है। अदरवाइज सड़क पे चलता हुआ एक नॉर्मल इंसान आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इमोशनली आपसे रिलेटेड ही नहीं है। तो जो आपके भीतर का बच्चा है, इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब क्या है? आपके जो भीतर का बच्चा है, जिसने बचपन में अपनी जरूरतों को दबाना सीख लिया, अपनी बातों को ना बोलना सीख लिया कि अपनी बात वो बोलेगा नहीं, अपनी इमोशन एक्सप्रेस नहीं करेगा और आसपास से दब जाएगा। आप पार्टनर भी फिर वैसा ही अट्रैक्ट करते हो। अट्रैक्ट का मतलब आके वो चिपक जाएगा ऐसा नहीं। आप किसी लड़के से बात भी कर रही हो, वो लड़का आपको भाव भी नहीं दे रहा है, फिर भी आप उसको ज्यादा भाव देंगी, क्योंकि आपने बचपन में सीखा ही यही है कि कोई भाव नहीं भी दे रहा हो तो भी आपको जबरदस्ती बोलते रहना ना, उसको कंफर्टेबल फील हो। आपको प्यार करना है उसको ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो। तो आपके पास इमोशनल सोवरेनिटी नहीं है, आपके पास भावनात्मक रूप से आजादी कभी रही नहीं। आप गुलाम रहे हो इमोशनली। आपका पर्पज रहे कि आप दूसरों को सर्व करें। तो इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब है एक इंटीग्रेटेड इम्पैथ बनना, आज अपने आप में एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनना, अपने आप को वो न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एक डिटॉक्स वाली फीलिंग देना कि मैं एक इंटेंशन सेट करके अपनी जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर रही हूँ। आपको अपने लिए एक सुरक्षित स्थान बनना है। यू आर योर ओन होम एंड दैट इज ओनली पॉसिबल through extensive reading, extensive listening, or being in the company of the people. Now I मैम want to, हाँ बोलिए। मैम मेरे पास एक क्वेश्चन था। एक्चुअली क्या है कि